गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये प्रश्नावली 1.2 का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्ट के साथ सीख लिया था। तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से सिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े एलसीएम और एचसीएफ के, वहाँ पर दो अंकों को, दो संख्याओं को लेकर के बताया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन तीसरा बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से मैं लिंक दे रहा हूँ। आप पहली वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ही इस दूसरे वीडियो को देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 12, 15 और 21। तो चलिए हल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड आपको पहले वीडियो में दोस्तों हम बताए हैं कि गुणनखंड कैसे करना है। तो वहाँ हम आपको एक विभाज्यता रूल पढ़ाए हैं। विभाज्यता रूल से ये समझ में आ जाता है दोस्तों कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो चलिए, ये सम संख्या है तो 2 से तो पक्का कटेगी। तो 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। फिर इसे काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 एकन्नम 5। इसे काटेंगे 3 से, 3 सते 21, फिर 7 एकन्नम 7। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का 3 यहाँ लिख देते हैं और 5 यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद 21 का फिर यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक, तो दोस्तों एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम आपको बताए थे। अब वहाँ पर 2 संख्याओं को लेकर के बताए थे, यहाँ 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अगर 2 में है तीसरे में नहीं है तो वो एचसीएफ नहीं होगा। जो तीनों में है वही एचसीएफ होगा। दोस्तों, कोई भी संख्या अगर तीनों में है तभी एचसीएफ मानी जाएगी, 2 में रहेगी तो मानी नहीं जाएगी। ठीक है, ये देखिए, जैसे 3 तीनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई संख्या मिल रही है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की अगर बात कही जाए दोस्तों, एलसीएम में एचसीएफ तो लिखा ही जाता है, और इसके बाद जो संख्याएं बची है उसे भी लिखा जाता है। जैसे 2 और गुणे 2, और इसका 5 बचा है और इसका 7 बचा है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएं तो ये देखिए, 17, 23 और 29, ये 3 की तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जब होती है तो दोस्तों 17 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 का जब करेंगे तो इसका क्या होगा, 17 गुणे 1, और 23 का जब करेंगे तो क्या होगा, 23 गुणे 1, और 29 का जब करेंगे तो 29 गुणे 1। अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका देखेंगे तो ये एक ही कॉमन है,
एक कॉमन है तो HCF क्या होगा, 1 होगा। वैसे भी दोस्तों अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अगर LCM की बात कही जाए तो LCM ये संख्याओं का गुणनखंड ही होता है। 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक दोस्तों, तो इसका गुणा कर लेना, जो आएगा गुणे 29। ठीक दोस्तों, गुणा तो आपको आना चाहिए। ठीक, ये कक्षा 2-3 का सवाल है गुणा करना। आप तो कक्षा 10 में हैं, ये तो जरूर आना चाहिए गुणा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो दोस्तों मिलेगा 11, 33 और 9। ये इसका LCM होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का, इसके बाद 9 का और इसके बाद 25 का। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ऐसे इसका करेंगे। 3 तिरिक 9, 3 एकम 3। इसका करेंगे 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 8 का, 9 का और 25 का। 8 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका 3 गुणे 3, इसका 5 गुणे 5। यहाँ पर गुणे 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी गुणे 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी गुणे 1 लिखा जा सकता है। तो ये 1 इसका क्या होगा, HCF। HCF क्या होगा, 1। और LCM के लिए दोस्तों ये पूरा मतलब 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 लिख सकते हैं। इसको 2 बार गुणा है। और इसके बाद गुणे 5 के घाते 2, मतलब ये 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक, यहाँ करेंगे तो 8 9 72 गुणे 25। और जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 25 दूना 50, फिर 25 सत्ते 175 होगा। 175 और इसके बाद 5 हासिल का, तो हो जाएगा 180। ठीक, तो ये 1800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अब 4 देखेंगे। HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन का तरीका हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए इसमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो दिया है दोस्तों क्या क्या दिया है। पहली संख्या मतलब प्रथम संख्या दिया है 306 और द्वितीय संख्या वो है कितना है, 657। ठीक, और इसका HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 9 है। LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं, इसका एक छोटा सा सूत्र है। प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लस गुणे मस। ठीक, लस को ही LCM बोलते हैं और मस को HCF बोलते हैं। ये प्रथम संख्या हो जाएगी गुणे द्वितीय संख्या। ठीक, तो प्रथम संख्या क्या दे रखी है, 306।
गुणे द्वितीय संख्या कितना दे रखी है 657 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ दे रखा है 9। ठीक, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। दोस्तों ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 तिरिक 27 फिर 9 चौक 36। एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। अब इसका गुणा कर लेना, इसका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 22, 33 और 8, ये इसका आंसर आएगा। गुणा तो आपको आना चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, इसका एक रिजल्ट याद रखिएगा दोस्तों, रिजल्ट या रूल ही कह सकते हो। इसका एक रूल है, जैसे यहाँ 6 के पावर n दिया है, यहाँ 10 के पावर n दे सकता था और इसके बाद यहाँ 12 के पावर n दे सकता था, 4 के पावर n दे सकता था, इस टाइप के कुछ भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। तो इसका जो रूल होता है, अगर 0 पर कोई संख्या समाप्त होना चाहती है तो उसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम आपको वो बता दें रूल क्या होता है। रूल ये है दोस्तों, याद रखना, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ये नहीं आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। 1 आएगा तो भी नहीं होगा, अगर केवल और केवल 2 आ रहा है तो भी नहीं होगा, और केवल 5 आ रहा है तो भी नहीं होगा। कम से कम एक बार 2 और 5 आने चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए यह अर्थात यह किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ जो 2 गुणे 3 आया, अगर यहाँ 5 आ जाता है, ये 2 गुणे 5 के रूप का होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाती।
लेकिन ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें पर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बतानी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक छोटा सा परिभाषा बताते हैं भाज्य और अभाज्य का। सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने से पहले हम आपको बताएंगे भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, तो चलिए, भाज्य संख्याएं वे होती हैं, जैसे एक नॉर्मली परिभाषा आप जान रहे होंगे कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी कटती है वो भाज्य संख्या होती है। जैसे जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, संख्या से कटती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्या होती है। वे संख्याएं भाज्य संख्या होती है। जैसे में हम यहाँ 9 ले लिए, तो 9 देखिए दोस्तों, ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। ये स्वयं से तो कट रही है, 1 से भी कट रही है, इसके अलावा 3 से भी कट रही है। ठीक, ये नॉर्मली परिभाषा सभी लोग जान रहे होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा हम बताएं, दूसरा परिभाषा, ये तो पहला रहा, दूसरा परिभाषा बताएं तो जैसे ये 9 है ना, 9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में ये 2 है, इसके बाद एक ए है, मतलब जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड में जिसका 2 से अधिक हो वो क्या होते हैं, भाज्य होते हैं। ठीक, 2 से अधिक या 2 से ज्यादा। अभाज्य गुणनखंड में अंकों की संख्या अगर 2 से ज्यादा है तो वो संख्याएं भाज्य होती हैं। ठीक, और जिसमें अंकों की संख्या केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 हो वो भाज्य होते हैं। ऐसे इसका भी परिभाषा एक है। पहली परिभाषा ये है, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे, अन्य किसी से ना कटे, वे संख्याएं अभाज्य होती हैं। वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे दोस्तों 7 ले लिए, 11 ले लिए, 13 ले लिए, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कैसे, 7 गुणे 1, 11 का करेंगे तो 11 गुणे 1, अगर 13 का करेंगे तो 13 गुणे 1। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा, यहीं पर मैं दूसरा बता दे रहा हूँ। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 1 और 2, बस केवल और केवल कितने हैं, 2 हैं, केवल 2 हो बस, इससे ज्यादा नहीं। अंक अगर 2 से ज्यादा हो गए तो वो भाज्य हो जाएगी। ठीक, केवल और केवल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जिसके अभाज्य गुणनखंड में अंकों की संख्या 2 है वो अभाज्य संख्या होती है, और जिसके अभाज्य गुणनखंड में अंकों की संख्या 2 से अधिक है वो भाज्य संख्या होती है। तो चलिए, अब ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या व्याख्या कीजिए कि कैसे भाज्य संख्याएं हैं। और इसके बाद दूसरा दे रखा है दोस्तों 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, चलिए
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई। अब इसमें 13, इसमें भी 13, 13 को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। यहाँ गुणे 1 लिखा जा सकता है। हम 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, 13 बाहर, कॉमन मतलब होता है भाग, बाहर हो गया। तो इसे लिख सकते हैं 13 गुणे 11 सते 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 77 1 78 और गुणे 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके भाज्य गुणनखंड में कितने संख्याएं हैं, 1 2 और 3। यहाँ लिख देना, अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्याएं हुए, भाज्य संख्या है। ठीक, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक संख्या है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक संख्या है, इसके गुणे में 1 लिखा जा सकता है। यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। तो 5 7 7 छंग 42, ये हो जाएगा 42 गुणे 4 3 12 दूना 24 और प्लस 1। ठीक, इसका करेंगे तो 24 और 42 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, आइए यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 42 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 8 0 1008, 5 इसके बाद 1008 प्लस 1, ये आएगा ना, 7 छंग 42, इसके बाद 4 3 12, 12 दूना 24, सेकंड नंबर 24। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणे इसे क्या लिखेंगे, 1009 और गुणे में 1 लिखा जा सकता है। इसका भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या है, अतः अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक, ये वृत्ताकार मैदान है। यहाँ पर मान लीजिए ये सोनिया भी है और यहीं पर रवि भी है। ठीक, सोनिया और रवि। ये कह रहा है कि सोनिया अगर एक चक्कर लगाती है तो इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं। और अगर रवि एक चक्कर लगाता है, तो इसको 12 मिनट लगते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये 12 मिनट में ये यहाँ से गया, फिर यहाँ 12 मिनट में पहुंच रहा है और ये 18 मिनट में पहुंच रहा है, तो ये आगे हो जाएगा। एक कम समय में यहाँ पहुंच रहा है मतलब तेज दौड़ रहा है, ये 18 मिनट में मतलब स्लो दौड़ रही है। इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, जब यहाँ सोनिया पहुंचेगी, फिर अगले चक्कर में रवि यहाँ पहुंचा रहेगा, सोनिया यहाँ पहुंचेगी, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब वो
पूछा है कि कब दोनों कब या जहां से चले थे वहां कब मिलेंगे। तो मतलब मिलने के लिए अगर ये दिन भर ऐसे दौड़ते रहेंगे तो दिन भर में तो कई बार मिल सकते हैं। एक बार मिले फिर यही प्रक्रिया दोबारा कब मिलेंगे, तिबारा कब मिलेंगे। मतलब पहली बार पूछा है, मतलब न्यूनतम समय पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम समय पूछा है कि मतलब पहली बार कब मिलेंगे। मिलने के लिए कई बार मिलेंगे लेकिन पहली बार कब मिलेंगे, मतलब न्यूनतम समय पूछा है। तो दोस्तों न्यूनतम के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। हम आपको ट्रिक बताए हैं। इसके बाद जब अधिकतम की बात होती है तो अधिकतम के लिए वहां एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। ठीक, समझ में आया? तो दोस्तों चलिए अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 तो यहाँ का है 12 मिनट और 18 मिनट। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का, तो 2 चौक 12, दो छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकन्नम 3। ठीक, फिर 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3। चलिए दोस्तों यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 12 का 12 का क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, और 18 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2। तो दोस्तों जो एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम बड़ी घातों को लिया जाता है। जैसे इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें क्या है 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिया जाएगा। इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 2 है, तो बड़ी घात को लिया जाता है एलसीएम में। तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, मतलब 2 दूना 4 गुणे 3 त्रिक्का 9, 9 चौक 36। इस 36 मिनट में एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, समझ में आया? 36 मिनट बाद एक दूसरे को प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पर नए हो तो। और दोस्तों अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक बातें आपको सिखाई गई हैं जो इस प्रश्नावली के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.2 सॉल्व हो चुका है पूरी तरह, और प्रश्नावली 1.3 अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।